कॉलेज की कैंपस क्वीन ने ऐलान कर दिया था कि वह सिर्फ सबसे लोएस्ट रैंक्ड लड़के को ही डेट करेगी। बस फिर क्या था, हर लड़के ने क्लास जाना छोड़ दिया और टेस्ट में खाली पेपर जमा करने लगा। सिर्फ मैं ही पागलों की तरह पढ़ाई करता रहा। लगातार 2 साल तक मैं फर्स्ट रैंक पर रहा। पूरे कैंपस के लड़के मुझे हैरानी से घूर रहे थे। क्या ईथन हेज ही उसका सबसे बड़ा पीछा करने वाला नहीं था? फिर उसने अचानक उसका पीछा करना क्यों छोड़ दिया? उन्हें क्या पता था कि मैं दोबारा जन्म ले चुका था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने ऑड्री प्रेस्कॉट का पीछा करते करते अपनी पूरी दौलत बर्बाद कर दी थी, लेकिन जब मैं मरने की हालत में था तब मैंने उसे उसके असली प्यार को थामे हुए देखा। उसने मुझे नफरत से भरी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तब नोलन इतने सालों तक मेरा इंतजार नहीं करता। दोबारा जन्म लेने के बाद जब मैं वापस कैंपस पहुंचा तो सबकी जिज्ञासु निगाहों के बीच मैंने ऑड्री की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं मुड़ा और पूरी रफ्तार से कैंपस के बाहर भाग गया, क्योंकि मुझे उससे कहीं ज्यादा जरूरी बात याद आ गई थी। आज सिर्फ ऑड्री की मां के घायल होने का दिन नहीं था, आज ही क्लोई स्टर्लिंग देश छोड़कर जाने वाली थी। पिछली जिंदगी में ऑड्री का पीछा करते करते मैंने अपने परिवार और दोस्तों से न जाने कितनी बार झगड़े किए। आखिर में सबने मेरा साथ छोड़ दिया। क्लोई ने मुझसे विनती की थी कि ऑड्री की वजह से अपने परिवार के खिलाफ मत जाओ। उसने कहा था कि ऑड्री इसके लायक नहीं है, लेकिन मैं उस पर ही बरस पड़ा था। मैं क्या करता हूँ, ये मेरा मामला है, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। बीच में मत पड़ो। अगर तुम भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो चली जाओ। आज से हमारी दोस्ती खत्म। मैं कभी उसके चेहरे का वह भाव नहीं भूल पाया। आंखों में आंसू लिए उसने मुझसे पूछा था, ईथन हेज, क्या मेरी तुम्हारी जिंदगी में सच में इतनी भी कीमत नहीं है? लेकिन मैं अंधा था और मैंने उससे भी ज्यादा बेरहम बात कह दी। बाद में वह सचमुच चली गई। वह विदेश चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। मेरी मौत वाले दिन जाकर मुझे सच्चाई समझ आई। जिस औरत का मैंने पूरी जिंदगी पीछा किया उसने मुझे कभी इंसान तक नहीं समझा, और क्लोई जिसे मैंने खुद से दूर धकेल दिया था वही थी जिसने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया। मैं पूरी ताकत से केयू स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां उसका कहीं पता नहीं था। अरे, तुम्हें पता है क्लोई स्टर्लिंग कहाँ है? पता नहीं। क्या उसने पहले ही विथड्रॉवल ले लिया? क्या वह पहले ही प्लेन में बैठ चुकी? मैं अपना फोन निकालने ही वाला था कि मुड़ते ही एक लड़के से टकरा गया। उसके चिप्स पूरे फर्श पर बिखर गए। सॉरी, मैं क्लोई को ढूंढ रहा था, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाया। उसने कहा, तुम स्टर्लिंग हेरेस को ढूंढ रहे हो? वह बैक्स्टर एथलेटिक सेंटर में है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहां नहीं जाता। उसका मूड बहुत खराब है। उसके बात पूरी करने से पहले ही मैं हवा की तरह दौड़ पड़ा। बैक्स्टर बॉक्सिंग स्टूडियो के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जमा थी। सीयू में सिर्फ 2 कैंपस क्वींस हैं। अब उनमें से एक जा रही है। अब सुबह 8 बजे की उन बेरहम क्लासेस में मेरा दिन रोशन करने के लिए कोई खूबसूरत चेहरा नहीं बचेगा। दूसरे ने कहा, बिल्कुल, मैंने तो अभी तक मिस स्टर्लिंग से बात भी नहीं की। किसी ने मजाक उड़ाया, क्यों, तुम्हें लगता है उस गॉडेस के साथ तुम्हारा कोई चांस है? सपना देखना छोड़ दो। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा मैंने छात्रों की भारी भीड़ देखी। लोग ऑड्री को 1000 ईयर आइस क्वीन कहते थे और क्लोई को 10,000 ईयर सनशाइन। मैं इससे पूरी तरह सहमत था। उसकी बाहों ने मुझे इस जिंदगी की आखिरी गर्माहट दी थी, 10,000 सूरजों से भी ज्यादा गर्म। मैं धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। विशाल स्टूडियो के अंदर मैंने उसे देखा। उसका लंबा शरीर पूरी ताकत से हैवी बैग पर मुक्के बरसा रहा था। मेरे सीने पर रखा भारी पत्थर जैसे हट गया। शुक्र है वह अभी तक गई नहीं थी, लेकिन मैं उसके चारों तरफ छाए गहरे अंधेरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर गया। मिया पार्कर ने पानी की बोतल खोलकर उसकी तरफ बढ़ाई। तुम बहुत देर से प्रैक्टिस कर रही हो, थोड़ा पानी पी लो। लेकिन झूलते हुए बैग ने लगभग बोतल उसके हाथ से गिरा दी। ग्रेस मॉर्गन ने सिर हिलाया। उसे अकेला छोड़ दो, उसका मूड बहुत खराब है, नहीं तो उसकी नाराजगी का शिकार तुम भी हो जाओगी। मैंने उसकी कसकर सिकुड़ी हुई भौहें और आंखों में साफ दिखाई दे रहा गुस्सा देखा। अनायास ही मुझे कल कहीं अपनी बातें याद आ गईं। क्या वह इसलिए इतनी परेशान थी? तभी भीड़ में किसी ने कहा, ईथन यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह हमेशा ऑड्री के पीछे नहीं घूमता? हमारे बीच नजरें मिलते ही वह एक पल के लिए ठिठक गई। फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी नजरें फेर लीं। मैं सिर झुकाए उसकी तरफ बढ़ा। मन ही मन माफी मांगने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने तिरस्कार से कहा, क्या बात है मिस्टर हेज, तुम्हें डर है कि मैं कहीं चली न जाऊं? क्या मुझे विदा करने आए हो? हम बचपन से 10 साल से भी ज्यादा समय तक दोस्त रहे थे। हमने एक दूसरे को हर तरह के नाम, निकनेम, यहाँ तक कि बेवकूफी भरे पेट नेम्स और गालियां तक दी थीं, लेकिन उसने मुझे कभी इतनी ठंडी और चुभती आवाज में मिस्टर हेज नहीं कहा था। मैंने उसकी सहेलियों की तरफ देखा, आंखें बंद कीं और खुद को संभाला। मिस क्लोई। क्लोई ऐसे कांप उठी जैसे उसे करंट लग गया हो। वह धीरे धीरे मुड़ी और अविश्वास से मुझे घूरने लगी। ईथन हेज, क्या तुम्हारे ऊपर किसी भूत का साया है? मेरी आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई। काम बन गया। मैं मिस्टर हेज से फिर से ईथन हेज बन चुका था। मैं उसके सामने गया और गहराई से झुककर बोला, मुझे माफ कर दो, कल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वो भयानक बातें कही थीं। क्या तुम उन्हें भूलकर मुझे माफ कर सकती हो? और प्लीज मत जाओ, ठीक है? जैसे ही मैंने उससे रुकने की विनती की,
उसके दिल पर छाया अंधेरा मानो ठंडी हवा के झोंके से उड़ गया। उसके होठों पर छिपी हुई मुस्कान उभर आई। उसने आराम से अपने ग्लव्स उतारकर एक तरफ फेंक दिए। तुमने सच में माफी मांगी? ये तो पहली बार हुआ है। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से सोचा और उसकी आंखों की गर्माहट गायब हो गई। ईथन हेज, ऐसा मत सोचो कि मैं ऑड्री का पीछा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उसका पीछा करना छोड़ चुका हूँ। इस बार क्लोई सचमुच स्तब्ध रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तुमने क्या कहा? मैं उसका पीछा करना छोड़ चुका हूँ। सच में? अगले ही पल उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रख दिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हें बुखार है। सिर्फ उसे ही मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ था। वहां मौजूद किसी भी इंसान को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब क्लोई मुझे रेडवुड स्टूडेंट हेल्थ सेंटर ले जाने लगी तो मैंने उसका हाथ नीचे कर दिया। मुझे बुखार नहीं है और मैं पूरी तरह होश में हूँ। मुझे पता है कि अभी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन उसने मेरी आगे की एक भी बात नहीं सुनी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस हाथ पर था जिसे मैं पकड़े हुए था। तभी दरवाजे से मेरे डेस्कमेट ने आवाज लगाई, ईथन। मैं मुड़ा। तुम यहाँ हो? रिबेका शॉ तुम्हें अभी अपने ऑफिस में बुला रही हैं। मुझे जाना था। जेक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच लिया। समय नहीं है, बहुत जरूरी है। मैंने सिर हिलाया और क्लोई का हाथ छोड़ दिया। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? मैं वापस आकर सब समझाऊंगा। क्लोई स्टर्लिंग, प्लीज मत जाना। हमें देखते हुए ग्रेस को शक होने लगा। मिया को कुछ भी समझ नहीं आया। अगर कुछ लगा भी तो उसे मैं ही हास्यास्पद लगा। क्या मजाक है? क्लोई, अब लगभग समय हो गया है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। उसने अपना बैकपैक कंधे पर डाला और चलने लगी, लेकिन जैसे ही वह हमारे बीच से गुजरी, क्लोई ने उसके कंधे पर मुक्का मार दिया। आह, ये किस लिए? तुम कहाँ जा रही हो? मिया ने उसे उलझन से देखा। विदेश? क्या तुम पढ़ाई के लिए नहीं जा रही? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम खुद चली जाओ। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि वह रुक जाएगी और मैं मुस्कुरा उठा। राहत महसूस करते हुए मैं जेक के साथ चला गया। मेरा इंतजार करना। बैक्स्टर बॉक्सिंग स्टूडियो के बाहर स्तब्ध भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जैसे मेरे जवाब का उत्तर देते हुए क्लोई ने बहुत हल्की सी हूं की आवाज निकाली। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियों के सिरों को रगड़ा और उन्हें अपनी नाक के पास ले गई। उसे मेरा हाथ पकड़े हुए कितना समय हो गया है। अब एहसास अलग है, बचपन जैसा नहीं। ग्रेस ने उसे मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते पाया। उसे इतना खोया हुआ देखकर ग्रेस ने उसे चेतावनी देने के लिए अपना फोन निकाला। क्लोई, क्या तुम्हें यकीन है कि ईथन तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा? KUBZ पर एक नई पोस्ट पहले ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। क्लोई की नजर उस बड़ी हेडलाइन पर गई। CU हार्थरॉब ने कैंपस क्वीन पर 1 मिलियन खर्च कर दिए। ईथन हेज पूरी तरह दीवाना है। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। चाहे तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं ईथन, तुमने मुझसे रुकने के लिए कहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगी। रिबेका ने मुझे ऑड्री के बारे में बात करने के लिए बुलाया। हॉस्पिटल से अभी फोन आया था। क्योंकि सर्जरी का भुगतान समय पर हो गया, ऑड्री की मां को जरूरी इलाज मिल गया। ये स्कूल अवार्ड एक साथी छात्र के प्रति तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ उदारता को सम्मानित करता है। इसे ले लो। मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था और मैंने सर्टिफिकेट नहीं लिया। नहीं चाहिए। ऑड्री ने कहा था कि वह मुझे पैसे वापस करेगी, इसीलिए यह निस्वार्थ डोनेशन नहीं था। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तब तक बारिश रुक चुकी थी। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपनी त्वचा पर धूप को महसूस किया। तभी मुझे सच में लगा कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है। इस बार मैं इसे सार्थक बनाऊंगा। मैं अपने करियर और उन लोगों को संजो कर रखूंगा जिन्होंने मुझसे प्यार किया। मैं ऑड्री और नोलन को फिर कभी अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगा और मैं ऑड्री से फिर कभी प्यार नहीं करूंगा। प्रेसिडेंट, ये KU इंग्लिश सोसाइटी की फाइल्स हैं। ऑड्री इन्हें ले गई। ठीक है। जब उसने सिर उठाया तो उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। मैं रोजवुड क्वाड में खड़ा था और मुझे देखकर वह मुझे घूरती रह गई। नोलन पियर्स रेस्टरूम से बाहर निकला और उसने उसे देखा। ऑड्री, ऐसा मत कहना कि ईथन ने तुम्हारी माँ का इलाज करवाया और तुम सच में उससे प्रभावित हो गई। ये मत भूलो कि वही। ऑड्री ने भौहें सिकोड़ लीं और नजरें फेर लीं। बिल्कुल नहीं। उसने फाइल बंद की और बिल्डिंग की तरफ चल दी। रायन कॉलिंस हाथ अभी भी गीले होने के साथ बाहर भागा। उसने नोलन और ऑड्री को अपनी बातचीत खत्म करते हुए देख लिया। जिज्ञासा से वह उनके पास आया और नोलन के कंधे से टकराया। वो ऑड्री प्रेस्कॉट थी? उसने क्या कहा? कुछ नहीं, हमने बस उसकी माँ की तबीयत के बारे में बात की। रायन ने उसे छेड़ते हुए देखा। अपनी माँ के एक्सीडेंट के बाद से वह उदास है। उसने तुम्हारे अलावा किसी से दिल की बात नहीं की। नोलन, तुम उसके लिए काफी खास होगे। नोलन मुस्कुराया। सुना है तुम्हारे परिवार कई सालों से साथ रहते आए हैं। तुम्हारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाते? ग्रेजुएशन के बाद जब वह सफल हो जाएगी, उसके पास अनगिनत विकल्प होंगे और एक बड़ा लालच अभी यही मौजूद है। रायन ने नीचे कोर्टयार्ड की तरफ इशारा किया। यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि ईथन हेज इतना हैंडसम और इतना अमीर है। एक अमीर और खूबसूरत लड़का खुद ऑड्री के पीछे पड़ा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह उसी से प्यार कर बैठेगी? वही तो सबसे अच्छा होगा। मुझे किसी बेवफा इंसान की जरूरत नहीं। रायन ठिठक गया। वैसे भी ऑड्री कभी ईथन से प्यार नहीं करेगी। रायन को यकीन नहीं हुआ। तुम बहुत ज्यादा शांत हो। नोलन ने दूर देखते हुए कहा। मैं शांत नहीं हूँ। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं और फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां से दूसरे लोगों ने शुरुआत की थी। अचानक एक हलचल मच गई और रायन ने उसकी नजर का पीछा किया। एथलेटिक सेंटर से किंग्सवेल एरिसीज का मशहूर ग्रुप बाहर निकला। उन सबके बीचों बीच चमकती हुई क्लोई स्टर्लिंग थी। रायन ने देखा कि नोलन सीधा क्लोई को घूर रहा था और वह तुरंत घबरा गया। रायन की प्रतिक्रिया देखकर नोलन मुस्कुराया। जैसा तुमने कहा था, ये कॉलेज है। यहाँ कोई भी किसी के पास जा सकता है और मैं
एक भी मौका बर्बाद नहीं करूंगा। उसने अपनी किताबों को सीने से लगाया और एथलेटिक सेंटर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह उस ग्रुप के पास से गुजरा, उसकी एक किताब नीचे गिर गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, वे बस एक दूसरे के पास से निकल गए। रात होते ही मेपल हॉल रोशनी से जगमगा उठा। मैं 4 लोगों वाले डॉर्म में रहता था। मेरे रूममेट्स थे नोलन पियर्स, रायन कॉलिंस और डिलन ब्रुक्स। मैं अपना चेहरा धो रहा था, तभी वे क्लोई की तारीफों के पुल बांधने लगे और मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। डिलन अपने बंक से झांकते हुए बोला, ईथन, इतनी हंसी किस बात की? हमें पता है तुम्हें ऑड्री जैसी ठंडी और दूर रहने वाली लड़की पसंद है। मिस स्टर्लिंग तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगी, लेकिन सच कहूं, अगर तुम उसके जैसी खूबसूरत लड़की की कद्र नहीं कर सकते तो नुकसान तुम्हारा ही है। रायन ने जोर जोर से सिर हिलाया। बहुत बड़ा नुकसान? मुझे ऑड्री अब पसंद नहीं है। दोनों एक साथ हंस पड़े। ये बात तुम 800 बार कह चुके हो, फिर अगले ही दिन उसके लिए गाना गाने पहुंच जाते हो। बस करो हीरो। अब ये सब सुन सुनकर हम थक चुके हैं। उनकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे एथलेटिक सेंटर में मौजूद बाकी सब लोग याद आ गए। उन सबने भी बिल्कुल यही चेहरा बनाया था। कोई बात नहीं, समय खुद सब साबित कर देगा। तभी नोलन ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बड़ी रौनक लग रही है। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। दोबारा जन्म लेने के बाद पहली बार मैंने उसे सच में देखा। मैं कभी नहीं भूल सकता था कि उसने मुझे दर्जनों सीढ़ियों से नीचे लात मार कर गिराया था। मैं कभी नहीं भूल सकता था कि मरते समय मेरे शरीर की हर हड्डी तक में कैसा दर्द उतर गया था। अपनी पिछली जिंदगी में ऑड्री कहती थी कि नोलन उसके अपने छोटे भाई जैसा है, इसलिए मैंने भी उसे परिवार की तरह माना और उसे सब कुछ दिया। बदले में उसने मुझे धोखा दिया और ऑड्री की बेवफाई की एक के बाद एक तस्वीरें मुझे भेजता रहा। मुझे पूरी तरह बर्बाद करने के बाद उन्होंने मेरी जान तक ले ली। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। मैं नोलन को घूरता रहा। मेरी आंखों में गुस्सा जल रहा था, लेकिन नोलन इतना बेखबर था कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वह मेरे पास आया और बेफिक्री से अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। ईथन, तुम इतनी जल्दी सोने की तैयारी क्यों कर रहे हो? तुमने वादा किया था। फिर वह झुककर धीरे से फुसफुसाया, आज रात तुम मेरे साथ फिर से लिप सिंकिंग की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस? कौन सी लिप सिंकिंग? मेरी उलझन देखकर नोलन की आंखों में घबराहट चमक उठी। कैंपस वॉइस, क्या तुम भूल गए? तभी मुझे याद आया, हर साल किंग्सवेल के कई कॉलेजेस मिलकर कैंपस वॉइस आयोजित करते थे। जो जीतता था उसे एक बड़ी म्यूजिक ऐप का एंडोर्समेंट करने का मौका मिलता था। नोलन ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उसका सबमिशन ऑनलाइन ऑडिशंस में ही बाहर हो गया था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए गाऊं। कई राउंड्स पार करने के बाद वह फाइनल्स तक पहुंच गया। फाइनल हैरिंगटन इवेंट सेंटर में लाइव होने वाला था, शायद इसलिए कि ऑड्री केयू स्टूडेंट गवर्नमेंट की लीडर थी। उसने आसानी से सही लोगों से बात करके सब इंतजाम कर दिया। मैं बैक स्टेज गाता और सामने स्टेज पर नोलन परफॉर्मेंस देता। हमें बस टाइमिंग और उसके होंठों की मूवमेंट मिलानी होती थी। मेरी पिछली जिंदगी में उसी चाल ने उसे चैंपियनशिप जिताई थी। वह म्यूजिक ऐप का स्पोक्सपर्सन बन गया और शो बिजनेस में प्रवेश कर गया। उसकी फाइनल परफॉर्मेंस ऑनलाइन भी स्ट्रीम हुई थी। फैंस ने उसे कैंपस सिंगिंग प्रिंस का नाम दिया और किसी ने भी उस लिप सिंक का सच कभी उजागर नहीं किया। ये सब याद करके मैं खुद पर ही हंस पड़ा। बिल्कुल याद है। नोलन ने राहत की सांस ली। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मैंने वीचैट पर क्लोई को मैसेज भेजा, कल क्लास के बाद मेरा इंतजार करना। मैं वजह बता भी नहीं पाया था कि उसने तुरंत रिप्लाई किया, जैसा आदेश योर हाइनेस। नोलन के सामने जो मुस्कान मैं अब तक सिर्फ दिखावे के लिए पहनता था, वह आखिरकार सचमुच की मुस्कान बन गई। दोपहर की चमकती धूप पूरे किंग्सवेल यूनिवर्सिटी पर फैली हुई थी। मैं 2 टेक्स्ट बुक्स लेकर हमारी मिलने की जगह की ओर दौड़ा। क्लोई पहले से ही वहां चेरी ट्री के नीचे आराम से लेटी हुई थी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा उसकी आंखें बंद थीं। उसका बेदागा चेहरा मेरी पूरी नजर में भर गया। वह इतनी खूबसूरत थी कि मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। इतने सालों तक मेरी नजरें सिर्फ ऑड्री पर टिकी रहीं। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी बचपन की दोस्त इतनी खूबसूरत हो चुकी थी। मैं दबे पांव उसके पास गया और उसकी पेशानी पर हल्की सी चपत मारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। लिटिल ईथन, मुझ पर चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहे हो? क्लोई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी सुस्त सी नजरों में हल्की शरारत चमक रही थी। तुम्हारी आंखें तो बंद थीं। तुम्हारी खुशबू आंखें बंद होने पर भी पहचान सकती हूँ। क्या हो तुम? कोई ब्लड हाउंड? किसे कुत्ता कह रहे हो? मैं मुस्कुराया और तुरंत अपना लहजा बदल लिया। किसी को नहीं, मैं तो बस तुम्हारी तेज सूंघने की ताकत की तारीफ कर रहा हूँ। मुझे एक नजर देखते ही क्लोई समझ गई कि मुझे उससे कोई काम है। बताओ क्यों बुलाया है मुझे? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैंपस वॉइस के फाइनल में मैं एक छोटा सा स्टंट करने वाला हूँ, लेकिन स्टूडेंट गवर्नमेंट की प्रेसिडेंट ऑड्री प्रेस्कॉट को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ये काम सिर्फ एरिस ही कर सकते हैं, जिनके परिवार ने सीयू की आधी बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट डोनेट किए हैं। मैंने उसे अपनी पूरी योजना बता दी। मुझे लगा था कि वह मना कर देगी, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। ठीक है। क्लोई ने तुरंत मेरी आंखों में छिपी उलझन पढ़ ली। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर हल्की सी चोट मारी। मैं चिल्लाया और पलटकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसने अब भी मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। तुम एहसान फरामोश हो। मैं हमेशा तुम्हारी रखवाली करती आई हूँ। दीवार फांदने में तुम्हारी मदद की, पकड़े जाने पर तुम्हारी जगह डांट खाई। अगर तुम किसी को मार भी देते तो मैं तुम्हें चाकू पकड़ा देती। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी आंखें भर आईं और मेरी आवाज कांपने लगी। क्लोई स्टर्लिंग, तुम सबसे अच्छी हो।
तो क्या मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? कैसा रिवॉर्ड? क्लोई के होंठों पर मुस्कान आ गई। जैसे कल मुझे मिस क्लोई कहा था वैसे ही बुलाओ। आमतौर पर मैं कभी नहीं मानता, लेकिन उस समय मैं इतना भावुक था कि मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं उसे कुछ भी कह सकता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी तरफ देखा। क्यों ना मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन बना लूं? तुम तो मेरी असली बहन से भी अच्छी हो। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बिना जरा भी नरमी दिखाए मुझे मना कर दिया। ओह क्यों? डर है कि मैं स्टर्लिंग फैमिली में शामिल होकर तुम्हारे पैसों पर नजर डाल दूं? ओह तो तुम्हें मेरे पैसे चाहिए? हाँ, तुम्हारा एक एक पैसा चाहिए। तो फिर मुझे अपनी बहन मत बनाओ। इससे भी तेज, आसान और लीगल तरीका है। कौन सा तरीका? लेकिन क्लोई ने कुछ नहीं बताया। वह बस मुस्कुराती रही। ठीक है, मत बताओ, मैं जा रहा हूँ। क्लोई ने तुरंत मुझे पकड़कर वापस खींच लिया। इतनी भी जल्दी नहीं, तुमने अभी तक कहा नहीं। उस खिंचाव से वह लगभग मेरी बाहों में आ गिरी। अगर मिस क्लोई नहीं कहोगे तो बिग सिस क्लोई कहो। मेरा पूरा शरीर कांप गया और रोंगटे खड़े हो गए। क्लोई ने आंखें सिकोड़कर मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं सबसे बड़ा एहसान फरामोश हूँ। कल तो मुझे रोकने के लिए ऐसे नखरे नहीं कर रहे थे। वो कल था, आज अलग है। ठीक है, रहने दो। फिर तुम मुझ पर एक रिवॉर्ड उधार रहे। मैंने नाटकीय अंदाज में आह भरी। लिटिल क्लोई, तुम बदल गई हो। पहले तुम कितनी प्यारी और मासूम थी, अब हर मदद का बदला मांगती हो। क्लोई हल्के से हंसी और मेरे बालों में फंसा चेरी ब्लॉसम निकाल लिया। अगर मैं थोड़ी चालाक न बनती तो कोई तुम्हें बहुत पहले मुझसे छीन ले जाता। हैरिंगटन इवेंट्स सेंटर में होने वाले सालाना कैंपस वॉइस फाइनल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। नोलन पियर्स सफेद शर्ट पहने बैक स्टेज इंतजार कर रहा था। उसने अपनी शर्ट ठीक की और मुझे मैसेज भेजा, आज पूरी जान लगा देना, सबको हैरान कर देना। मैंने जवाब दिया, फिक्र मत करो, सब हैरान हो जाएंगे। अपनी सीट पर बैठने के बाद मिया ने हैरानी से क्लोई की तरफ देखा। क्लोई, तुम्हें सिंगिंग कॉन्टेस्ट में कब से दिलचस्पी होने लगी? क्लोई ने प्रोग्राम बुक उठाई। उसकी नजर आखिरी कॉन्टेस्टेंट नोलन पर जाकर रुक गई। कुछ दिन पहले मिया उसकी इस अचानक दिलचस्पी को समझ नहीं पाई थी। वह आराम से झपकी लेने बैठ गई। तभी होस्ट ने घोषणा की, कृपया किंग्सवेल यूनिवर्सिटी के कंटेस्टेंट नंबर 10 नोलन पियर्स का स्वागत करें। वह इफ दिस इज लव प्रस्तुत करेंगे। माइक्रोफोन से एक साफ, मधुर और शुद्ध आवाज गूंज उठी। वह हल्की भी थी और गहराई से भरी हुई भी। मिया को म्यूजिक में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह उस आवाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। वह धीरे धीरे जागी और स्टेज की तरफ देखने लगी। दिखने में तो बिल्कुल साधारण है, लेकिन इसकी आवाज कमाल की है। तभी उसने देखा कि क्लोई ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। रोशनी के नीचे उसका चेहरा पूरी तरह शांत और खुशी से भरा हुआ था। वह जैसे पूरी तरह उस संगीत में खो गई थी। उसे इतना पसंद आया, और उसने सफेद शर्ट भी पहन रखी है, बिल्कुल उसकी पसंद जैसा। दूसरी पंक्ति में बैठी एशली हैरानी से बार बार ऑड्रे को कोहनी मार रही थी। ऑड्रे, किसने सोचा था तुम्हारे बचपन के दोस्त की आवाज इतनी शानदार होगी? ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से कोई गा रहा हो। शो के बाद हमारी उससे मुलाकात करवा सकती हो? पूरा हॉल तालियों और तारीफों से गूंज उठा। नोलन हर पल का आनंद ले रहा था, लेकिन जैसे ही गाना अपने सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचा, अचानक आवाज बंद हो गई। दर्शकों में तुरंत हलचल मच गई। क्या हुआ? आवाज क्यों बंद हो गई? अजीब है, नोलन के होंठ तो अभी भी हिल रहे हैं। क्या उसका माइक खराब हो गया? नोलन को यह समझने में कुछ सेकंड लग गए। वह घबरा गया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। केसी वार्ड दौड़कर आया और उसका माइक जांचने लगा। अजीब है, माइक तो बिल्कुल ठीक है, फिर आवाज क्यों बंद हो गई? हम तुम्हें दूसरा माइक दे देते हैं। जरूरत नहीं, अगर माइक ठीक है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसने कंटिन्यू शब्द पर खास जोर दिया ताकि बैक स्टेज को इशारा मिल जाए, लेकिन बैक स्टेज पूरी तरह खामोश रहा। इस रुकावट से मेरा रिदम थोड़ा बिगड़ गया है। क्या मैं 10 मिनट का ब्रेक ले सकता हूँ? जैसे ही उसने ये कहा, अचानक वोकल्स फिर से बजने लगे। नोलन का चेहरा सफेद पड़ गया। पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। मिया अब पूरी तरह जाग चुकी थी। इसके लिए गा कौन रहा है? उसके इस सवाल ने पूरे हॉल में हंगामा मचा दिया। नोलन एक पल में आसमान से जमीन पर आ गिरा। वह भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, कर्टन धीरे धीरे खुलने लगा। मेरे ड्रेस शूज की आवाज पूरे स्टेज पर गूंज रही थी। मेरी आवाज फैलती हुई हॉल में पहुंची और मैं सलीके से तैयार होकर सबके सामने आ गया। भीड़ ने हैरानी से सांस रोक ली। माया ने क्लोई की तरफ देखा। सचमुच क्लोई की आंखें अब खुल चुकी थीं। वह स्टेज पर मुझे बिना पलक झपकाए देख रही थी, जैसे पूरी तरह मेरी तरफ खींच गई हो। मिया खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाई। क्लोई, तुम गलत लड़के को देख रही हो क्या? तुम्हें तो व्हाइट शर्ट पसंद है। तुम्हें उसके बगल में खड़े नोलन को देखना चाहिए। क्लोई ने शांत स्वर में कहा, आज मुझे ब्लैक शर्ट पसंद है। मिया जोर से हंस पड़ी। एशली हैरानी से मुझे घूरती रह गई। तो नोलन नहीं गा रहा था, ईथन हेज गा रहा था। ऑड्री की नजर तुरंत मेरी तरफ उठ गई। ऑड्री, तुम कितनी लकी हो। इतना हैंडसम, इतना शानदार और इतना टैलेंटेड लड़का तुम्हारे पीछे है। मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। अब तो हाँ कह ही दो, ऑड्री ने ठंडे स्वर में कहा। बकवास मत करो, एशली बोली। इसमें बकवास क्या है? सीयू में हर कोई जानता है कि कैंपस हार्टथ्रॉब ईथन हेज तुम्हारे लिए पागल है। सिर्फ तुम ही उसे ठुकरा सकती हो। कोई और होती तो कब की उसके गले लग चुकी होती। रुको, एशली ने कान लगाकर सुना। सुनो, क्या ईथन इस गाने के जरिए सबके सामने तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है? स्टेज पर मैं गा रहा था, सो दिस इज लव, आई कांट रेजिस्ट। एशली मुस्कुराई। वह तुम्हारे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। कितना रोमांटिक है, कौन मना कर पाएगा? फिर उसने ऑड्री की तरफ देखा। सच सच बताओ ऑड्री, क्या तुम्हें ईथन जरा भी पसंद नहीं है? गाने के आखिर में मैंने अंतिम पंक्ति गाई। उसके बाद मेरी नजर भीड़ में क्लोई को खोजने लगी। एक पल के लिए मेरी नजर ऑड्री पर भी गई। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उनमें कोई भावना नहीं थी। मुझे वह
सच में पसंद नहीं है। आखिरी सुर खत्म होते ही मुझे आखिरकार क्लोई दिखाई दी। मैंने उसकी तरफ हाथ हिलाया और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके दिल में बस एक ही जवाब था, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। पूरा हॉल भावनाओं से भर गया। हर कोई मुझे हैरानी से देख रहा था। सिर्फ नोलन वहीं खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह मुझे गुस्से से घूर रहा था। मैंने पूरे दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन केसी वार्ड अब भी उलझन में था। तुम नोलन पियर्स के लिए क्यों गा रहे थे? मैं नोलन के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं उसके लिए नहीं गा रहा था, ये परफॉर्मेंस का हिस्सा था। नोलन ने मुझे घूरा। परफॉर्मेंस का हिस्सा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस साल की कैंपस वॉइस गाइड का रूल 10 कहता है कि स्टेज डिजाइन बहुत जरूरी है। हाल ही में फेक आइडेंटिटी वाले स्कैंडल से मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये परफॉर्मेंस तैयार की। इसके अलावा ऑनलाइन एडवांस होने वाले हर गाने में कैमरा पर नोलन था और वोकल्स मेरी थीं। कंटेस्टेंट नंबर 10 नोलन नहीं था, वो मेरा कंटेस्टेंट नंबर था। भीड़ एक बार फिर जोरदार तालियों और शोर से गूंज उठी। उस शोर के बीच मैंने माइक अपने मुंह से हटाया और धीरे से नोलन के कान में फुसफुसाया। बैक स्टेज में ग्लिच हो गया था, इसलिए मुझे इम्प्रोवाइज करना पड़ा। तुम नाराज तो नहीं हो? नोलन गुस्से से कांप रहा था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने माइक फिर उठाया और सबके सामने पूछा, है ना नोलन? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लंबे और अपमान से भरे सन्नाटे के बाद उसने मजबूरी में कहा, हाँ बिल्कुल। अवार्ड सेरेमोनी के दौरान नोलन इस अपमान को और सह नहीं पाया और स्टेज से भाग गया। ऑड्री उसे जाते हुए देखती रही। मैं उसके भागते हुए पीछे देखकर मुस्कुरा दिया। ये एहसास किसी भी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा अच्छा था। एशली फिर बोली, ऑड्री, एक दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हें चेतावनी देनी पड़ेगी। ईथन हेज जैसा लड़का तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है। अगर तुम उसकी कद्र नहीं करोगी तो कोई और उसे अपना बना लेगा और तब बहुत देर हो जाएगी। ऑड्री अपनी सीट से उठकर बाहर चली गई। उसी समय सामने की तरफ क्लोई भी अपनी सीट से उठी। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरी। एक बाहर जा रही थी और दूसरी स्टेज की तरफ आ रही थी। फैंस के साथ फोटो सेशन के दौरान क्लोई ने सबके सामने मुझे बाहों में भर लिया। जब अलग होने का समय आया तो उसने मुझे छोड़ने में झिझक दिखाई। मैंने भी उसे गले लगा लिया। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसने मुझे कुछ देर और पकड़े रखा। तभी मुझे अपने पेट से कोई सख्त चीज टकराती हुई महसूस हुई। मैंने नीचे देखा, वहां शैंपेन कलर का एक बॉक्स था। ये क्या है? क्लोई ने अनमने मन से मुझे छोड़ा। खोलो। मैंने ढक्कन उठाया और फूलों की गहरी खुशबू हवा में फैल गई। अंदर बेहद खूबसूरत ताजे फूल रखे थे। कार्ड पर लिखा था, ऑल हेल द चैंप। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि मैं आज जीत जाऊंगा? क्लोई ने जवाब दिया, तुम हर चीज में सबसे अच्छे हो। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने कहा, चलो एक पिक्चर लेते हैं। क्लोई ने मुस्कुराकर पूछा, सिर्फ पिक्चर और कुछ नहीं चाहिए? उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा। मैं आज रात तुम्हें बाहर ले जाना चाहती हूँ। मैंने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन क्या करने वाले हैं? जाहिर है। अचानक क्लोई ने हाथ उठाकर मेरी पेशानी पर हल्की सी चपत मार दी। तुम मेरा उधार चुका रहे हो। मैंने अपनी पेशानी पकड़ ली। पिछले कुछ दिनों में ये उसका दूसरा सरप्राइज अटैक था। कितनी पेटी हो? मैं तुम्हारा सिर्फ एक रिवॉर्ड उधार हूँ। इतनी जल्दी वसूलने की क्या जरूरत है? क्लोई ने आलस भरी मुस्कान के साथ मुझे देखा। मैं भी बदला लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी बाह में फंसा लिया। कैमरा की तरफ देखो। उफ, उस रात डॉर्म बिल्कुल खाली था। रायन और डिलन ने अभी अभी मुझे मैसेज किया था कि वे मुझे डिनर पर ले जाएंगे, लेकिन अब उनकी कुर्सियां खाली पड़ी थीं। साफ था कि नोलन उन्हें अपने साथ ले गया होगा ताकि मेरे बारे में शिकायत कर सके। मैंने पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं कपड़े बदलकर क्लोई से मिलने चला गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे पछतावा हुआ। मैंने उन रूममेट्स के साथ डिनर का वादा किया था जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए मैंने क्लोई के साथ रेस्टोरेंट में मिलने से मना कर दिया था। अब मेरा पेट लगातार गुड़गुड़ा रहा था। मैं उसे पूछने ही वाला था कि उसने खाना खाया है या नहीं, लेकिन जैसे जादू हो गया हो, मिलते ही उसने एक केक बॉक्स निकाल लिया। ये सब मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे अलावा, जो डिजर्ट का इतना बड़ा शौकीन है। ये सब और कौन खाएगा? ऐसा किसने कहा? बहुत से लड़कों को भी स्वीट चीजें पसंद होती हैं। मैंने छोटा सा चेस्टनट मॉन्ट ब्लांक उठाकर खोला। उसका जाना पहचाना मुलायम और क्रीमी स्वाद मेरे अंदर भावनाओं की लहर भर गया। लिटिल क्लोई, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो? मैं उसकी तरफ थोड़ा झुका, लेकिन उसने तुरंत मेरी आंखों पर हाथ रखकर मुझे पीछे धकेल दिया। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्लोई ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदली हुई आवाज ने उसे पकड़वा दिया। मेरी ऐसी नजरों का सामना करते हुए उसका दिल शांत नहीं रह पा रहा था। आजकल तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हो? क्योंकि तुम हर दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। क्लोई मुस्कुराई। आखिरकार तुम्हारी पसंद सुधर ही गई। बहुत देर लगा दी। मैं हमेशा से इतनी खूबसूरत थी। मैं मुस्कुराया और केक का एक और टुकड़ा खा लिया। वैसे तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए? मेरी बेब बन जाओ। उसके इतना कहते ही चेस्टनट क्रीम मेरे गले में अटक गई। मैं जोर जोर से खांसने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शौक में हूं या डर गया हूं। क्लोई ने मेरी पीठ थपथपाई और मेरे कान के पास झुककर बोली, मेरा मतलब मेरी वॉलीबॉल चीयरलीडर बनो। तुम क्या सोच रहे थे? मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुमने ही बात को अजीब बना दिया था। तुम्हारा कोई मैच है? हाँ, KU स्कूल ऑफ बिजनेस अगले वेंसडे। इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस के बीच मैच करा रहा है। फाइनेंस का नाम लेते हुए उसने मेरी प्रतिक्रिया देखने के लिए मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है,
मुझे बस पॉम पॉम्स हिलाने हैं और मैच शुरू होने से पहले चीयर करना है ना? ये तो बहुत आसान है। पक्का? पहले फाइनेंस की रोस्टर नहीं देखना चाहते? जरूरत ही क्या है, उनकी टीम में कोई भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मेरे ये साधारण से शब्द क्लोई के दिल पर बिजली की तरह गिरे। उसकी सारी शंकाएं पल भर में बह गईं और उनके स्थान पर सिर्फ मिठास ही बची। मैंने सिर उठाकर देखा, चांदनी उसके ऊपर बिखरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी मुस्कुरा क्यों रही थी, लेकिन उसे देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मैंने केक का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। थोड़ा खाओ। नहीं, उसे पहले से ही इतना मीठा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका ब्लड शुगर बढ़ जाए। रात के 10 बजे नोलन, रायन और डिलन डॉर्म लौट आए। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वे अब भी जाग रहे थे। मुझे लगा था नोलन ने उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया होगा, लेकिन रायन और डिलन ने हमेशा की तरह मेरा स्वागत किया। नोलन भी स्टेज पर हुई बेइज्जती और गुस्से से बाहर आ चुका था। वह खुशी खुशी अलग अलग कपड़े पहनकर देख रहा था। रायन, मैं इस स्पोर्टी आउटफिट में अच्छा लग रहा हूँ या इस हिप हॉप वाले में? रायन ने जवाब दिया, स्पोर्टी वाला वॉलीबॉल मैच के लिए ज्यादा सही है। मैंने पूछा, कौन सा मैच? नोलन मुस्कुराया। डिनर के बाद ऑड्री ने मुझे नीचे बुलाया था। बिजनेस स्कूल एक मैच करा रहा है और वह फाइनेंस टीम के लिए खेलेगी। उसने खुद मुझसे कहा है कि मैं उसकी चीयर स्क्वाड की अगुवाई करूं। तुम और डिलन भी आ जाना। मैंने तुम लोगों के लिए सीट्स बचाकर रखी है, वहां बहुत सारी हॉट गर्ल्स होंगी। रायन और डिलन दोनों ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए दया साफ दिखाई दे रही थी। अब मुझे समझ आया कि क्लोई ने फैसला लेने से पहले फाइनेंस की रोस्टर देखने को क्यों कहा था। यहाँ तक कि उसे भी यकीन नहीं था कि मैंने सचमुच ऑड्री का पीछा करना छोड़ दिया है। नोलन ने चुपचाप कपड़े नीचे रख दिए और मेरी प्रतिक्रिया देखने लगा। जब मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया तो उसके गर्व भरे चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। वेंसडे को फाउंडर्स फील्ड में बिजनेस स्कूल वॉलीबॉल क्लासिक शुरू होने वाला था। मैच शुरू होने से पहले ही पूरा मैदान लोगों से भर चुका था। चीयर लीडर्स एक एक करके अंदर आईं और सबसे आगे नोलन था। वह फाइनेंस की चीयर स्क्वाड को लेकर मैदान के बाएं हिस्से में पहुंचा। माया ने दूसरी तरफ देखा जहां पॉम पॉम्स लहराए जा रहे थे और जोर जोर से चीयर किया जा रहा था, जबकि उनकी तरफ पूरी तरह सन्नाटा था। क्लोए, तुम्हारी चीयर लीडर कहाँ है? देखो उनकी स्क्वाड कितनी जोश में है। आम तौर पर तुम्हारे पीछे भागने वाले हॉट गाइज की लाइन केयू से लेकर ईथ जुरिक तक लग सकती है। जरूरत पड़ने पर सब कहाँ गायब हो गए? क्लोई ने वॉलीबॉल हवा में उछाल दी। किसने कहा कि वे गायब हो गए? ये रही वॉलीबॉल। मिया उसके इस अंदाज से प्रभावित हुई। सिर्फ दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। वॉलीबॉल तो आ गई, लेकिन बेब कहाँ है? उसी समय अचानक मैदान में हलचल मच गई। मिया ने भीड़ के साथ मुड़कर देखा और मुझे फाउंडर्स फील्ड पर चलते हुए देखा। मैं इतना आकर्षक लग रहा था कि प्लेयर्स और फैंस दोनों की तरफ से चीखें और तालियां गूंज उठीं। मिया एक बार फिर हैरान रह गई। एशली ने उत्साह से ऑड्री के कंधे पर थपकी दी। ऑड्री, कैंपस हार्ट थ्रॉब, तुम्हें चीयर करने आ गया। उस चेहरे ने पूरे स्कूल में हलचल मचा दी। क्या कमाल का अंदाज है। लेकिन ऑड्री बिल्कुल शांत रही। डिलन ने मुझे देखकर प्रभावित होकर सिर हिलाया। रायन भी प्रभावित था, लेकिन उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने नोलन की तरफ देखा। जैसा उसने सोचा था, मुझे देखते ही नोलन की आंखों में तिरस्कार भर गया। मुझे सामने आते देख क्लोई की आंखें चमक उठीं। वो आ गया? मिया ने पूछा। कौन आ गया? क्लोई मुस्कुराई। मेरा चीयर लीडर आ गया। मिया और भी उलझ गई। क्लोई, मजाक मत करो। ईथन तो साफ तौर पर ऑड्री को चीयर करने आया है। मैं मैदान के बाएं हिस्से से होकर फाइनेंस टीम की तरफ बढ़ा। नोलन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, ईथन हेज, फाइनेंस ने तुम्हें कभी इनवाइट नहीं किया, फिर भी चले आए? तुम सच में इतने बेताब हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके और ऑड्री के पास से ऐसे निकल गया जैसे वे वहां थे ही नहीं। मैं चलता हुआ सीधे दाईं तरफ बढ़ गया। ऑड्री ने भौहें सिकोड़ लीं और पूरी भीड़ उलझन में पड़ गई। मैं क्लोई की टीम के सामने जाकर रुका। मेरे दोनों हाथ पीठ के पीछे थे। मुस्कुराते हुए क्लोई ने मेरे पीछे झांका। क्या छिपा रखा है? मैंने भौं उठाई। कुछ अच्छा। मेरी आंखों की शरारत देखकर क्लोई को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। जैसा उसने सोचा था, मैंने अपनी पीठ के पीछे से एक बहुत बड़ा स्क्रोल निकाला और सबके सामने खोल दिया। चमकदार लाल बैनर पर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, क्लोइज गॉट चार्म, क्लोइज गॉट गेम, बेस्ट ऑन द कोर्ट, रिमेंबर द नेम। मिया के मुंह से पानी निकल गया और पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। क्लोई ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। लिटिल ईथन, ये कितना टैकी है। मैं शरारती मुस्कान के साथ उसके थोड़ा और करीब झुक गया। टैकी होने में क्या बुराई है? ये तुम्हारे वाइब पर बिल्कुल फिट बैठता है। शर्माओ मत, इसे अपनाओ। क्लोई ने मेरी पेशानी पर चपत मारने के लिए उंगली उठाई, लेकिन इस बार मैं तैयार था और तुरंत बच गया। हमारी ये प्यारी और शरारती नोकझोंक मैच शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ा आकर्षण बन गई। पूरा मैदान उत्साह से भर उठा। सिर्फ ऑड्री हमें बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देख रही थी। यहाँ तक कि एशली को भी ऑड्री के चेहरे से निकलती ठंडक महसूस हो रही थी। देखा, ईथन जैसा हैंडसम और शानदार लड़का, अगर तुम उसकी कद्र नहीं करोगी तो कोई और उसे अपना बना लेगा। नोलन भी पूरी तरह स्तब्ध था। रायन हैरानी से मुझे देखता रह गया। ईथन मिस स्टर्लिंग को कब से जानता है? डिलन ने खाली नजरों से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। तभी रेफरी ने सीटी बजाई और मैच शुरू हो गया। सबको लगा था कि ये बस एक हल्का फुल्का फ्रेंडली कैंपस मैच होगा, लेकिन कुछ ही देर में माहौल अजीब लगने लगा। कैंपस की दोनों क्वींस, क्लोई और ऑड्री, अपनी अपनी टीम की स्टार अटैकर्स थीं और आमतौर पर उनका आमना सामना बहुत कम होता था, लेकिन आज वे हर बॉल पर सीधे एक दूसरे से भिड़ रही थीं। दोनों के बीच बिना कुछ कहे ही दुश्मनी की चिंगारियां साफ महसूस हो रही थीं। भीड़ ने भी मेरा चांट दोहराना शुरू कर दिया। क्लोइज गॉट चार्म,
क्लोईज गॉट गेम बेस्ट ऑन द कोर्ट, रिमेंबर द नेम। भीड़ के बीच से मैं उसे चीयर कर रहा था। क्लोई ने मेरी तरफ देखकर हाथों से हार्ट बनाया। मैं भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। मैच शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे। इंटरनेशनल बिजनेस ने एक और पॉइंट बना लिया। स्कोर अब 2-0 था। पूरा मैदान फिर तालियों और शोर से गूंज उठा। क्लोई जब ऑड्री के पास से गुजरी तो मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पार करना तो सुबह सुबह खाली सड़क पार करने जितना आसान है। ऑड्री का चेहरा कस गया। उसका खेल और भी आक्रामक हो गया, लेकिन फिर भी वह मैच का रुख नहीं बदल सकी। इंटरनेशनल बिजनेस लगातार आगे बढ़ती गई, जबकि फाइनेंस पूरी तरह बिखरती चली गई। रायन और डिलन अब तक मैच का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें भी कुछ अजीब लगने लगा। डिलन बोला, रायन, तुम्हें क्लोई और ऑड्री के बीच का माहौल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? रायन ने कहा, अजीब? वे तो जैसे एक दूसरे की जान लेने पर तुली हैं। डिलन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, इनके बीच कोई दुश्मनी भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है। फिर इतनी बेरहमी से क्यों खेल रही हैं? वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ये ईथन की वजह से तो नहीं? रायन ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं हो सकता। नोलन ने उनकी बात सुन ली और तुरंत पलटकर बोला, ईथन और मिस स्टर्लिंग तो मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं। वह ईथन की वजह से ऑड्री को क्यों निशाना बनाएगी? और ऑड्री तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। वह सिर्फ जीतना चाहती है। रायन और डिलन ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। नोलन बेचैनी से मैच देखता रहा। आखिरकार अंतिम सीटी बज गई। इंटरनेशनल बिजनेस ने फाइनेंस को 7-0 से बुरी तरह हरा दिया। प्लेयर्स और फैंस खुशी से मैदान में दौड़ पड़े। हर कोई क्लोई को बधाई देने लगा, यहाँ तक कि नोलन भी। लेकिन उस भीड़ के बीच खड़ी लड़की की नजर सिर्फ एक ही इंसान पर थी। उसने अपने हाथ में चमकता हुआ गोल्ड मेडल पकड़ा हुआ था। वह भीड़ को चीरते हुए सीधे मेरे पास आई। ये मेरे गले में पहनाओ। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। ये दृश्य देखकर मिया के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। क्लोई, कैंपस हार्टथ्रॉब ने तुम्हें 3 राउंड से भी कम समय में जीत लिया। मैं मुस्कुराया और मेडल उसके गले में पहना दिया। जैसे ही मैंने मेडल पहनाया, उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैदान के बीच हमारा ये बेहद करीब का पल देखकर चारों तरफ से तालियां, शोर और कैमरास की फ्लैश चमकने लगीं। नोलन जलन से अपने दांत पीसता रह गया। जीत और जश्न पूरी तरह इंटरनेशनल बिजनेस का था। हार चुकी फाइनेंस टीम का हर सदस्य टूट चुका था। उनकी कई टीममेट्स ऑड्री के पास आईं और उसे दिलासा देने लगीं। सॉरी कैप्टन, हमने जानबूझकर डील नहीं दी थी। हमारे और उनके स्किल का फर्क ही बहुत ज्यादा था। हाँ, क्लोई तो खास तौर पर बहुत डरावनी थी। मैंने सुना है उसने किंग्सवेल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप कई बार जीती है। उसने कई बार किंग्सवेल का प्रतिनिधित्व किया है और कभी नहीं हारी। उससे हारने में शर्म की क्या बात है? ये तो सिर्फ एक फ्रेंडली मैच था, इसे दिल पर मत लो। लेकिन ऑड्री की नजर अब भी भीड़ के बीचों बीच टिकी हुई थी। एशली समझ गई कि सब लोग असली बात नहीं समझ पाए थे। ऑड्री को स्कोर की परवाह नहीं थी, उसे मेरी परवाह थी। वह साफ तौर पर परवाह करती थी, लेकिन कभी मानने वाली नहीं थी। मैं हैरानी से थोड़ा हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्लोई ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। हिलो मत, जब तुम जीते थे तब मैंने तुम्हें बधाई दी थी। अब मैं जीती हूँ, क्या मुझे एक हग नहीं मिलना चाहिए? उसके रूठे हुए चेहरे के आगे मैं हार गया और मैंने भी उसे गले लगा लिया। ठीक है, 7-0 से जीतने की बधाई। क्लोई गर्व से मुस्कुराई। उसने मैदान के उस पार खड़ी ऑड्री की तरफ चुनौती भरी नजर डाली। मेरे पास 7 हैं, उसके पास कुछ भी नहीं। मैं उसके छिपे हुए मतलब को समझ नहीं पाया। मुझे लगा वह सिर्फ स्कोर की बात कर रही है। हाँ, तुम सबसे बेहतरीन हो। तुम कैलू और पूरे किंग्सवेल का गर्व हो। क्लोई ने नजरें फेर लीं और अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। तो क्या मैं भी तुम्हारा गर्व हूँ? बिल्कुल। दूर खड़ी ऑड्री ने मुझे क्लोई को वापस गले लगाते हुए देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी धुंधली आंखों में किसी ने कांटा चुभो दिया हो। यहाँ तक कि उसकी आंखों के कोने भी लाल हो गए। एशली ने उसकी हालत समझ ली और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ऑड्री, कुछ तो गड़बड़ है। ईथन और क्लोई का पहले कभी कोई संबंध नहीं था, फिर वे अचानक इतने करीब कैसे हो गए? शायद ये तुम्हें वापस पाने की उसकी नई योजना हो। वह किसी और का इस्तेमाल करके तुम्हें जलाना चाहता है और हार्ड टू गेट बनने का नाटक कर रहा है। तुम समझदार हो, ये बात तुम जरूर समझती होगी। एशली कुछ पल रुकी, फिर बोली, लेकिन तुमने हमेशा उसे अपने से दूर रखा। आखिरकार सबसे वफादार लड़का भी हार मान लेता है। तुम्हें उसे थोड़ी सी उम्मीद तो देनी चाहिए, है ना? ऑड्री सोच में डूब गई। उसके चेहरे का कठोरपन थोड़ा नरम पड़ गया। वॉश बेसिन के पास कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक ताने भरी आवाज ने उन्हें रोक दिया। नोलन रेस्टरूम से बाहर आया और हंसते हुए बोला, सब बकवास है। ईथन कोई अमीर लड़का नहीं है। उसका परिवार कबाड़ इकट्ठा करता है। लड़के हैरानी से उसे देखने लगे। यकीन नहीं है? उसने खुद मुझे बताया था। उसने तुम्हें बताया? तुम ईथन के क्या लगते हो? तभी एक लड़के को नोलन का चेहरा जाना पहचाना लगा। उसे तुरंत याद आया, अरे ये तो कैंपस वॉइस में ईथन का टीममेट था, वही जिसे सब लिपसिंग करने वाला समझ रहे थे। दूसरे ने कहा, हाँ, मैं ईथन और ऑड्री को अक्सर साथ देखता हूँ। दोनों काफी करीब लगते हैं। शायद ये सच कह रहा है। लेकिन अगर ईथन का परिवार कबाड़ इकट्ठा करता है तो उसके पास इतना पैसा कैसे है? किसी ने व्यंग्य से कहा, किंग्सवेल के हाई सोसाइटी के लोगों के साथ घूमने से कोई ट्रस्ट फंड किड नहीं बन जाता। शायद वो एस्कॉर्ट हो। उस काम में अच्छा पैसा मिलता है। नोलन हाथ धोकर वहां से चला गया। बाकी लड़के सिर्फ एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। रेस्टरूम के अंदर से मैं उसकी हर बात सुन चुका था।
मैं धीरे धीरे बाहर निकला तो वे सब घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हुए कहा, उसने जो कहा उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने नोलन को जाते हुए देखा और ठंडी हंसी हंस दी। स्कूल में मैंने अपनी असली पहचान छिपा रखी थी। एक बार मैंने नोलन को कहते हुए सुना था कि ऑड्री अमीर लोगों से नफरत करती है। उसके परिवार को कभी अमीर लोगों की वजह से बहुत दुख झेलना पड़ा था। लेकिन अब जब मैंने ऑड्री का पीछा करना छोड़ दिया था तो अपनी पहचान छिपाने की भी कोई वजह नहीं बची थी। यही सही समय था डॉर्म छोड़कर रोज घर से आने जाने का। कम से कम मुझे हर दिन नोलन का घिनौना चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने जो पागलपन भरे काम किए थे और अपने परिवार से जो बुरी बातें कही थीं, उन्होंने उन्हें बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। हमारे रिश्ते लगभग टूट चुके थे। अब मैं घर कैसे लौटता? मेरे दादा दादी, पापा और बहन को मनाना क्लोई जितना आसान नहीं था। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर या मीठी बातें करके सब ठीक नहीं कर सकता था। सच में बहुत बड़ा सिर दर्द था। इन्हीं बातों में उलझा हुआ मैं आइसक्रीम खाता खाता डॉर्म का दरवाजा खोलकर अंदर आया। रायन और डिलन मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए। मैंने बैग से 2 आइसक्रीम निकाली और उनकी तरफ बढ़ा दी। आइसक्रीम खाओगे? रायन और डिलन ने आइसक्रीम ले ली। जब उन्होंने देखा कि ये प्रीमियम इंपोर्टेड ब्रांड है जिसकी कीमत 79 रुपये प्रति पीस है तो वे हैरानी से मुझे देखने लगे। थैंक्स थैंक्स ईथन। जैसे ही उन्होंने आइसक्रीम खोली उनके चेहरे पर अपराध बोध और भी गहरा हो गया। सॉरी ईथन, पिछले हफ्ते फाइनल के बाद हमारा तुम्हें छोड़कर जाने का इरादा नहीं था। नोलन बहुत परेशान था और जिद करके हमें अपने साथ रोक लिया। रायन ने भी सिर हिलाकर उसकी बात मानी। मैंने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, ये मामला सिर्फ मेरे और नोलन के बीच था। तुम्हें बीच में फंसने की जरूरत नहीं थी। दोनों खुशी खुशी मेरे पास आ गए। तुमने हमें माफ कर दिया ईथन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। डिलन मुस्कुराया। ईथन, तुम इन दिनों बदल गए हो। रायन ने भी कहा। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी आइसक्रीम नीचे कर ली। सच में मेरे मन में डर उठा कि कहीं पिछली जिंदगी की निराशा अब भी मेरे अंदर तो नहीं बची हुई। शायद मुझे खुद महसूस नहीं हो रही थी लेकिन दूसरे लोग देख पा रहे थे। मगर रायन और डिलन ने बिल्कुल अलग जवाब दिया। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा चमकते हो। वैसे ईथन, नोलन कह रहा था कि कैंपस वॉइस फाइनल में माइक कभी खराब हुआ ही नहीं था। उसका कहना है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया था। हमने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैंने शांत स्वर में कहा। मैंने ही किया था। रायन और डिलन एकदम जड़ हो गए। कुछ सेकंड बाद दोनों अजीब सी हंसी हंस पड़े। अगर तुमने किया भी तो कोई बात नहीं, असली सिंगर तो तुम ही थे। कमरे का माहौल अचानक अजीब हो गया और सब अपने अपने स्थान पर लौट गए। मैंने भी उस बात को वहीं छोड़ दिया और सोचने लगा कि घर कैसे जाऊं। हॉथॉर्न हॉल की एक इलेक्टिव क्लास में मैं अपना बैकपैक लेकर क्लासरूम के अंदर गया और वहां अपने हमेशा परेशान रहने वाले डेस्क मेट जेक टर्नर को देखा। हम दोनों मुस्कुरा दिए। दुनिया सच में छोटी है। हमने तो एक ही क्लास चुन ली। जेक बोला, पिछले साल मैं बीमार पड़ गया था और रजिस्ट्रेशन छूट गई। सिस्टम ने मुझे इस अजीब सी इलेक्टिव में डाल दिया। तुम्हारा क्या हुआ? मैंने हंसते हुए कहा। और क्या, मैं पूरा समय ऑड्री के पीछे भागने में लगा रहा और मेरे क्रेडिट्स बहुत पीछे रह गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं ग्रेजुएट भी ना हो पाऊं। इसीलिए अब मैं पागलों की तरह इलेक्टिव्स ले रहा हूं। लेकिन मैंने बहुत देर कर दी, इसीलिए सिर्फ अजीब और कम लोकप्रिय क्लासेस ही बची थीं। जेक ने मेरी तरफ एक नजर डाली और सब समझ गया। मुझे अंदाजा लगाने दो। फिर से ऑड्री? तभी उसकी आवाज अचानक बदल गई। दरवाजे पर सफेद कपड़े पहने एक लड़की दिखाई दी। वह हमेशा की तरह शांत और दूर रहने वाले अंदाज में अपनी किताबें पकड़े अंदर आई और पूरे क्लासरूम में फुसफुसाहट फैल गई। जेक ने हैरानी से मेरी बांह पर थपकी मारी। देखो कौन आया है। मैंने सिर उठाया, ऑड्री को देखा और वहीं ठिठक गया। उसके ग्रेड्स इतने शानदार थे कि हर हाई क्रेडिट क्लास के प्रोफेसर उसे अपनी क्लास में चाहते थे। फिर वह इतनी अजीब सी कोर्स में क्यों आई थी? मैं यही सोच रहा था कि ऑड्री रुक गई और पूरे क्लासरूम पर नजर दौड़ाने लगी। हमारी नजरें मिली। जब वह लगातार मेरी तरफ देखती रही तो मैंने भौहें सिकोड़ लीं। फिर वह चलकर आई और ठीक मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गई। जेक की उत्सुकता फूट पड़ी। वह बार बार मेरी तरफ देखने लगा। ये क्या हो रहा है? इतनी सारी खाली सीट्स थीं और उसने आकर तुम्हारे सामने वाली ही सीट चुनी। मैंने और भी ज्यादा भौहें सिकोड़ लीं। मुझे बिल्कुल नहीं पता, शायद अब उसे मुझे हवा की तरह इग्नोर करने की आदत हो गई है। मेरे लिए तो यही ठीक है। तभी टेलर एलिस क्लासरूम में आए। कैंपस के हाल के 2 सबसे चर्चित स्टूडेंट्स, केयू का सबसे लोकप्रिय लड़का और उसकी सबसे बेहतरीन छात्राओं में से एक को दिखकर टीचर का मूड तुरंत अच्छा हो गया। देखो आज मेरी क्लास में कौन आया है। ये मटेरियल सब में बांट दो। आज हम मॉडल्स बनाना सीखेंगे। तुम सबको मिस्ट्री मॉडल पार्ट्स का एक सेट मिलेगा। हर सेट से अलग चीज बनती है और उसके साथ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। तुम्हें 90 मिनट के अंदर उसे पूरा बनाकर सबमिट करना होगा। ये तुम्हारे असाइनमेंट ग्रेड और क्रेडिट्स दोनों में गिना जाएगा। तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो और सवाल भी पूछ सकते हो। चलो टीम वर्क की अच्छी आदत डालते हैं। जेक ने अपना बॉक्स खोला और तुरंत परेशान हो गया। ये क्या है? इसमें तो इतने सारे पीसेस हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये बनना क्या है। मैं इसे कैसे बनाऊं? मैं भी अपने मॉडल को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी किस्मत उससे अच्छी थी। मेरे बॉक्स में जेक के मुकाबले आधे ही पीसेस थे। जेक मुस्कुराया। अच्छा हुआ जीनियस यही है। अगर अटक गए तो उसे पूछ लेंगे। उसने आंख मारकर मेरी तरफ इशारा किया, मानो कह रहा हो कि मैं इसे ऑड्री से बात करने का बहाना बना सकता हूँ। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना पूरा ध्यान मॉडल पर लगा दिया। तुम ही पूछ लो, मैं ठीक हूँ। जेक ने हैरानी से कहा। आज तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम उसकी परछाई बने रहते थे। कैंपस क्वीन के पीछे हर जगह घूमते थे। कोई तुम्हें उससे अलग ही नहीं कर सकता था। आज वो खुद तुम्हारे पास आ गई और ईथन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जेक ने मेरे सामने हाथ हिलाया।
तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यूं ही समय बर्बाद करते रहे तो मॉडल कभी पूरा नहीं होगा। बेल बजते ही स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी ऑड्री के आसपास जाकर बैठ गए। वे उत्साह से उससे पूछने लगे कि अपने मॉडल्स कैसे बनाएं। ऑड्री धैर्य से सबके सवालों का जवाब देती रही, लेकिन जिस जानी पहचानी आवाज का उसे इंतजार था वह कभी नहीं आई। 40 मिनट पूरे होने पर ऑड्री सबसे पहले अपना मॉडल पूरा कर चुकी थी। उसने एक शानदार क्रूज शिप बनाई थी। उसके भव्य और शानदार डिजाइन के हर हिस्से में बारीक डिटेल्स थीं। टीचर उसकी इतनी तारीफ करने लगे कि उन्होंने उसे उठाकर पूरे क्लास के सामने दिखाया। सभी स्टूडेंट्स कुछ पल के लिए रुक गए। जरा ऑड्री प्रेस्कॉट का काम देखो। क्लासरूम में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। कमाल है, बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के सिर्फ 40 मिनट में पूरी शिप बना दी। कोई हैरानी नहीं कि फाइनेंस की सबसे बड़ी जीनियस वही है। जीनियस के साथ एक ही क्लास में पढ़ना तो बिल्कुल नाइंसाफी है, लेकिन सिर्फ एक इंसान ने सिर उठाकर भी नहीं देखा।